Turn off your lights, put on your headphones and welcome to सोच नगर। सोच नगर की शहजादी एपिसोड नंबर 2, कमीना शख्स। यूं तो बेशुमार लोगों में कमीनगी कूट कूट कर भरी होती है, मगर सोच उस कमीने शख्स के बारे में गौर कर रही थी जिसने उसकी 2 बहनों, कहने की माँ और कहने के एक भाई के साथ मिलकर सोच पर कम उम्री में ही उसके वालिद की वफात के बाद साजिशों की बौछार कर दी। मगर सोच उसके बारे में अलग से ही सोच रही थी। वो एक डरपोक इंसान था। वो जब भी सोच के सामने आता था उसके हाथ पांव फूल जाते थे। सोच जानती थी कि वो सिर्फ और सिर्फ उसके भाई और बहन का मोहरा है। वो लोग उसे कुत्ते की तरह यूज़ करते थे, यानी एक्सप्लॉइट करते थे। वो उनकी हर कमीनगी में उनका ना सिर्फ के साथ देता था बल्कि भाग दौड़ में भी आगे आगे होता था। वो दिमाग से सोच के बहुत खिलाफ था, क्योंकि वो ये समझता था कि उसके तमाम तर मफादात दूसरे ग्रुप के साथ हैं और उसके तमाम मकासद की राह में सोच हाइल है। उसे भी बाकियों की तरह ये लगता था कि सोच को रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है। सोच जानती थी कि वो कमीना शख्स जहन से सोच के बहुत खिलाफ है, लेकिन दिल ही दिल में वो सोच से बहुत मुतासिर था। वो मुतासिर था कि इतनी कठिन मुश्किलात के बावजूद वो बहुत ही खूबसूरती से ना सिर्फ के सरवाइव करती थी बल्कि कामयाब भी थी। इसके अलावा वो ये भी सोच के बहुत हैरान था कि एक तरफ इतने सारे लोग और एक तरफ वो अकेली, इसके बावजूद कामयाबी के साथ वो आगे बढ़ती जा रही है। कैसे? तो वो दिल ही दिल में उससे बहुत मुतासिर था। सोच के जहन की ग़ुलाम गर्दिशों में वो तमाम वाक़यात घूमते फिरते दिखने लगे जब उसके वालिद साहब जिंदा थे। वो वाजिद से बहुत नफ़रत करते थे। जी हाँ, उस कमीने शख्स का नाम वाजिद हुसैन तबस्सुम ही था। कहते थे ये आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और नाकाबिले एतबार है। सोच की बहन वाजिद के साथ शादी के दूसरे तीसरे दिन के बाद ही ज़बरदस्ती अपने कंगाल शोहर वाजिद को लेकर उनके घर आ घुसी थी। वाजिद अपनी बीवी से उम्र में 15 साल छोटा था। इसके अलावा उसकी बीवी दरअसल उसके ही एक मोहल्ले के किसी दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, मगर क्योंकि उस लड़के को उससे शादी नहीं करनी थी इसलिए उसने वाजिद का इस्तेमाल किया और एक बार डेट पे उसको साथ ले। वाजिद को वो अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि ये एक शॉर्टकट था एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का। उस बेचारे ने गुर्बत के हाथों तंग आकर दुनिया भर की चालाक औरत से शादी कर ली, सिर्फ शॉर्टकट में बेटर ज़िंदगी हासिल करने के लिए। अगर बात करें मोहब्बत की तो मोहब्बत तो उससे हरगिज़ नहीं करता था। हाँ, वो उसके लिए बहुत अहम थी क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी में आई हुई पहली अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। सोच के बहन भाई उससे उम्र में इतने बड़े थे कि अगर उनकी दुरुस्त उम्र में शादी हुई होती तो उनकी औलाद सोच से भी बड़ी होती। सोच की दोनों बहनें, इकलौता भाई और सो कॉल्ड मदर उसके वालिद के नाफरमान थे, जबकि सोच वालिद की फरमाबरदार बेटी। सोच ने जितने भी मसाइब का सामना किया वो सिर्फ और सिर्फ बाप की फरमाबरदारी की पादाश में ही था। बज़ाहिर सोच बहुत घाटे में नज़र आती थी, मगर सोच को ये घाटे का सौदा बहुत ही मुनाफा बख्श लगता था। उसे किसी ग्रुप का हिस्सा बनने की बजाय अपने वालिद की इत्ताअत व फरमाबरदारी, खुदा की खुशनुदी और दुरुस्त रास्ते में खड़ा होना मंजूर था। अल्लाह की हुक्म की तामील करना उसे ज़्यादा बेहतर लगा। सोच के वालिद एक अमीर और मजबूत पर्सनैलिटी के शख्स थे। वो सोच से बहुत मोहब्बत करते थे और क्योंकि सोच एक फरमाबरदार औलाद थी इसलिए उनका दिल उसकी तरफ ज़्यादा माइल था। दुनिया की हिस्ट्री में, इस्लाम की हिस्ट्री में, रोज़मर्रा के हालात में आप जहाँ भी पढ़ लें, बहरहाल एक नाफरमान बीवी और नाफरमान औलाद हमेशा घाटे में ही रहती है, ना सिर्फ कि इस दुनिया में बल्कि अगले जहान में भी। और सोच को इस चीज़ का अच्छे से अदराक था, इसलिए वो अपनी सो कॉल्ड माँ को भी खाविंद की नाफरमानी में कतई अप्रिशिएट नहीं करती थी और ना ही सपोर्ट करती थी। उन तमाम नाफरमानों के लिए ये वजह सोच से नफ़रत करने के लिए काफ़ी थी, मगर सोच को ये नफ़रत कबूल थी।
کئی بار اس کے والد نے واجد کی بیوی سمیت دھکے تک دے کر اپنے گھر سے نکالا، مگر کیونکہ وہ ایک مخصوص پلان پر تھے اس لیے دھکے کھا کر بھی ادھر سے نکلتے نہ تھے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں سوچ وثوق سے کہتی ہے کہ جس کی بھی واجد سے سلام دعا ہو وہ میرا پکا دشمن ہوگا یا پھر بن جائے گا۔ سوچ کے والد صاحب کی وفات کے بعد جتنی بھی ناانصافیاں سوچ کے ساتھ ہوئی تھیں ان سب میں واجد نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن اس وقت سوچ یہ باتیں نہیں سوچ رہی تھی۔ موسم بہت اچھا تھا، ہوا چل رہی تھی، بہت ہی خوابناک قسم کا ماحول تھا۔ موسم کا اور خوابناک ماحول کا ہمیشہ سوچ پہ ایک الگ ہی اثر پڑتا تھا۔ سوچ اس وقت اس کمینے شخص کے بارے میں اس کی کمینگی سے ہٹ کر کچھ اور سوچ رہی تھی۔ اسے اس شخص پر بے انتہا ترس آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ شخص جانتا ہے کہ نہیں جانتا، مگر مجھے اس کی حالت پر رحم آتا ہے۔ سوچ نے ایک عجیب سے انداز میں آنکھیں بند کر کے سوچا۔ اس طرح سے آنکھیں بند کرنے کے بعد سوچ ہمیشہ یہ محسوس کرتی تھی جیسے دنیا بھر کی حقیقتیں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی ہیں۔ یوں وہ چیزوں کو بہتر انداز سے سوچنے اور سمجھنے لگتی تھی۔ سوچ ایک بہت ہی پازیٹیو نیچر اور سوچ کی مالک تھی۔ وہ چیزوں کے ہمیشہ نیگیٹو پہلو ہی نہیں بلکہ پازیٹیو پہلو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتی تھی۔ واجد پر اسے ترس اس لیے آتا تھا کہ واجد کچھ لوگوں کی وجہ سے اور اپنے کمزور کردار کے پہلوؤں کی وجہ سے ایک کمینے شخص کا لقب حاصل کر چکا تھا۔ جب وہ بولتا تو اس طرح سے لگتا کہ جیسے کوئی میٹھی چھری ہو۔ وہ عجیب انداز میں باتیں کرتا تھا، اس کی کم عقلی اور کم علمی اس کی باتوں سے ظاہر ہوتی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ دماغ کا کوئی کمزور انسان تھا، لیکن وہ جتنا شاطر اور ہوشیار خود کو سمجھتا تھا اتنا وہ تھا نہیں۔ وہ سمجھتا تھا وہ بہت ہوشیار ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ دراصل اس کے دماغ کو اور اس کی زندگی کو دوسرے لوگ ہی کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ سوچ کو اس پر ترس اس وجہ سے آتا تھا کہ اس کی زندگی کی حالات نے اسے کس قدر مجبور کر دیا کہ وہ ایک کمینہ شخص بن گیا۔ کتنا برا اور گھٹیا لفظ ہے کمینہ شخص۔ واجد کے باپ نے 2 شادیاں کی تھیں۔ واجد اپنی پہلی ماں کا بیٹا تھا۔ اس کی پہلی والدہ کے بھی 2 بیٹے تھے اور 7 بیٹیاں تھیں، جبکہ والد کی دوسری بیوی جو تھی اس کا 1 بیٹا اور شاید 5-7 بیٹیاں ان کی بھی تھیں۔ واجد کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات سوچ کو پتہ چلی تھی، وہ یہ کہ واجد نے بہت ہی کم عمری میں خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی اور وجہ تھی بہنوں کی شادی نہ ہو پانا۔ وہ سب واجد سے بڑی تھی، صرف 2 ہی بہنیں واجد سے چھوٹی تھیں۔ تقریباً سبھی اوور ایج ہوتی جا رہی تھیں۔ اتنی ساری لڑکیوں کے رشتے ڈھونڈنا اور ان کی شادیاں کروانا کافی مشکل ٹاسک تھا، اور اوپر سے لوگوں کی باتیں، کسی نے اس کی بہنوں کے کردار کشی کی یا کوئی اس طرح کی بات کر دی جس کی وجہ سے واجد نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، اور اس کے اوپر اس کے پیرنٹس نے مجبور ہو کر اپنی کوئی جگہ وغیرہ سیل آؤٹ کر کے جلد از جلد اس کی بہت ساری بہنوں کی ایک ساتھ شادی کر دی۔ سوچ سمجھ سکتی تھی کہ واجد کی ذہنی کیفیت اور وہ جس قسم کے کردار میں ڈھل گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ بات اپنے آپ میں ہی بہت پریشان کن بات ہے کہ آپ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے کسی ایک ایسی امیر لڑکی سے شادی کر لیں جس کے کردار کے بارے میں آپ کو پتہ ہو، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ وہ بہت ہی سخت مزاج کی ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں کہ وہ آپ کو کتے کی طرح آپ کے گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹے گی، لیکن اس کے باوجود اس زندگی کا انتخاب کرنا بہرحال سوائے فائنینشیل گینز کے اور کچھ نہیں تھا۔ سوچ رہی تھی کہ دیکھو صرف عورت ہی نہیں، مرد بھی بہت مجبور ہوتے ہیں۔ اگر عورت پیسے کی وجہ سے خود کو بیچے، اپنے جسم کو بیچے، تو اسے پروسٹیوٹ کہا جاتا ہے، طوائف کہا جاتا ہے، اور یہی کام اگر مرد کرے تو اس کو کیا کہیں گے؟ میل پروسٹیوٹ؟ ہاں، شاید یہی۔
जिस्म फरोश औरत ही नहीं होती, ज़मीर फरोश औरत ही नहीं होती, ज़मीर फरोश और जिस्म फरोश आदमी भी होते हैं। सोच ज़मीर फरोशी को भी जिस्म फरोशी की तरह ही लेती थी। उसका ख्याल था कि भले जिस्म फरोशी हो या ज़मीर फरोशी, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। सोच को इस बात पे बहुत तरस आता था कि वो एक ऐसे आदमी को, एक ऐसे सो कॉल्ड मर्द को जानती है जिसने अपनी ज़िंदगी, अपना जिस्म, अपना ज़मीर फ़रोख्त कर दिया चंद रुपयों की खातिर, चंद आसाइशों की खातिर। वो कसूरवार नहीं था, सिर्फ हालात का शिकार था। लेकिन गुनाह गुनाह होता है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि क्या हालात थे। हालात कुछ भी हों, गुनाह की नोयत तब्दील नहीं होती। उसे तरस आता था क्योंकि वो जानती थी कि वाजिद के बहुत सारे ख्वाहिशात और जज्बात हैं जो कभी पूरे ना हुए, ना होंगे, ना हो सकते हैं। वो अपना वो गोल्डन टाइम पीरियड बर्बाद कर चुका था। वाजिद की अपनी औलाद जवान हो चुकी थी। उसकी बेटियां, उसका बेटा लगभग सोच की उम्र के हो चुके थे और वो अपना सुनहरी वक्त गवा चुका था। ख्याल को अचानक से याद आया कि जब उसके वालिद की वफ़ात हुई थी और वो छोटी सी थी, मासूम सी, तो उसकी ही मुलाकात वाजिद की वालिदा से हुई थी। वो एक आम सी, मामूली सी किसी गांव की औरत थी, लेकिन उसे वो बहुत अच्छी लगी थी। उसने उससे बहुत बातें की थीं और वाजिद की वालिदा ने एक बात सोच से कही थी, सुनो, वाजिद भी तुम्हारा भाई ही है, इसके बच्चों का ख्याल रखना। उसका कहने का मतलब था कि फाइनेंशली वाजिद का और इसके बच्चों का ख्याल रखना। सोच ने कहा, ज़रूर। वो तो आगे ही उसके बच्चों से बहुत प्यार करती थी। भले ही उसकी बहन कैसी ही थी, लेकिन वो उसके बच्चों से बहुत प्यार करती थी। सोच जीती जागती सिंड्रेला की मिसाल थी। सिंड्रेला की तरह उसकी भी तो ऐसी सिस्टर्स थी और ऐसी वालिदा थी जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और सिंड्रेला की तरह बस एक कमी थी इस सारी कहानी में कि उसे कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं मिला था। दूसरा ये कि उसका कोई भाई नहीं था सिंड्रेला का जो उसको इस हद तक नुकसान पहुंचा सकता। हवा के झोंकों के साथ साथ सोच के दिमाग में ख्यालों के भी झोंके आ रहे थे। वो सोच रही थी, आज वाजिद एक कमीने शख्स की औलाद जवान हो चुकी है, लेकिन वो ये कभी नहीं समझ सकेंगे कि उनके बाप के साथ क्या हुआ। सोच को जब भी वो तसव्वुरात में जाती थी, इमेजिनेशन में जाती थी, वाजिद इस तरह से दिखाई देता था कि उसके गले में पट्टा है जिसे कभी उसका साला और कभी उसकी बीवी खींचते हैं। उसे सच में उसकी हालत पे रहम आता था और उसे ऐसे लगता था कि उसके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं और जितनी भी गलतियां उसने की हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं इन सब लोगों का हाथ है। सोच को वाजिद के साथ हमदर्दी तो नहीं थी, लेकिन उसको अफसोस बहुत था कि वो एक मर्द को, जीते जागते मर्द को कुत्ता बनते हुए देख रही थी। वो तो किसी धोबी का कुत्ता भी ना था कि जो ना घर का होता ना घाट का, क्योंकि ना तो उसका घर था ना ही उसका घाट था। सोच ने कुछ देर आंखें बंद किए रखी। वो हवा के झोंकों को ऐसे ही महसूस करती रही। सोच के दिमाग में ये ख्याल बार बार उमड़ रहा था कि काश मर्दाना तवाइफ का कॉन्सेप्ट कभी उसके जहन में ना आता और ना ही वो इसकी जीती जागती मिसाल वाजिद की सूरत में देखती। उस शख्स की औलाद अपनी माँ को बहुत ही महान औरत समझते थे और वो चाहकर भी कभी उनको ये नहीं बता सकती थी कि उनकी माँ किस कदर गिरी हुई औरत है। ना ही वो उनके बाप के बारे में उन्हें कुछ बता सकती। बताती तो वो उनको तब जब वो कुछ जानते ना होते, मगर वो तो हमेशा से ही अपने वालिदैन की तमाम बुरी करतूतों को देख रहे थे। वो सोच के साथ क्या सलूक कर रहे थे ये सब उनके सामने आया था, लेकिन वो कैसे उनको महान ना समझे, क्योंकि वो तो सब कुछ उनके लिए कर रहे थे। बेनिफिशरी तो वही थे ना। और फिर माँ बाप का असर तो बहरहाल औलाद में ज़रूर होता है। ये वो चीज़ थी जो उनके खून में भी शामिल हो चुकी थी।
सोच ने एक बार वाजिद की बेटी का स्टेटस देखा जिसमें उसने अपनी माँ के लिए कुछ इस तरह से लिखा था कि वो अपनी माँ जैसी औरत आधी भी बन जाए तो खुद को बहुत कामयाब औरत समझेगी। उसी वक़्त सोच ने कहा इंशाल्लाह, क्योंकि वो जानती थी इससे बड़ी सज़ा उन लोगों के लिए और कुछ नहीं हो सकती कि वाजिद की बेटी बिल्कुल अपनी माँ और अपने बाप जैसी हो। इससे बड़ी सज़ा उन लोगों के लिए कोई और हो ही नहीं सकती थी कि उनकी बेटी बिल्कुल अपनी माँ जैसी, बिल्कुल अपने बाप जैसी हो। सोच ने हर बात अपने खुदा पर छोड़ी थी और वो देख रही थी कि जल्द ही ये सब लोग अपनी मंजिल की तरफ गामज़न थे। वो मंजिल जो सिर्फ़ और सिर्फ तबाही की तरफ जाती है। हवा के झोंके उसे अजीब सा एहसास दिला रहे थे, एक अजीब सरशारी, एक अजीब सुकून। यूं ही कुछ देर आंखें बंद किए रखने और हवा के झोंकों को महसूस करते रहने के बाद इन तमाम ख्यालों को, इन तमाम सोचों को सोच ने अपने दिमाग से झटका। आंखें खोली, मुस्कुराई और सरगोशी के अंदाज में बोली, कमीना शख्स। उसके चेहरे पे एक अजीब सी सरशारी थी। उसे अपनी नई कहानी का उन्वान मिल गया था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है अपनी रियल लाइफ की तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हॉरर हो या कोई भी एक्सपीरियंस हो हमारे साथ शेयर करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अरे एक बात तो कहना मैं भूल ही गई, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।